नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज 2 अक्टूबर हो गया, कल 1 अक्टूबर था। प्रधानमंत्री मोदी ने रख दी है 5G लॉन्चिंग कर दिया है पीएम मोदी ने। चाइना देख रहा है, चाइना को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत तेजी के साथ कैसे आगे निकल रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश जहां एक तरफ 5G में एंट्री कर दिया है, तो ये पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत ने पाकिस्तान पे कर दी है डिजिटल स्ट्राइक। शहबाज सरकार का ट्विटर हैंडल कर दिया है बैन। भारत में नंगा भूखा भिखमंगा पाकिस्तान का नहीं दिखेगा ट्विटर हैंडल। तीसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन के 4 इलाकों को रसिया ने किया कब्जा। एक साइन, पुतिन के एक सिग्नेचर से 80 लाख यूक्रेनी बन गए रशियन। लेकिन अमेरिका भड़का और 1000 रूसी नागरिकों को कर दिया बैन। पश्चिमी देश और अमेरिका कैसे पुतिन और रूस पर हमला बोल दिए हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, पुतिन के कैसे एक स्टेटमेंट से मुस्लिमों ने मोर्चा खोल दिया है पुतिन के खिलाफ और रूस के खिलाफ। बताएंगे आखिर मुसलमानों को लेकर क्या स्टेटमेंट है। इस बीच भारत ने फिर से यूएन में दिखाई है रूस से दोस्ती। रूस के खिलाफ वोटिंग से गैर हाजिर हो गया भारत, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, जहां पुतिन ने एक बार फिर से भारत का समर्थन करते हुए पश्चिमी देशों के लूट, भारत में हो रही पश्चिमी देशों के लूट पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले पश्चिमी देशों को लूटा और अब रूस को लूटना चाहते हैं। आखिर किन्हें कहा, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी पीएम मोदी के नीतियों का समर्थन करते हैं, देश के इंडियन आर्मी का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, जय हिंद कमेंट के माध्यम से लिखें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट है आज की, वो हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5G लॉन्चिंग कर दी है, यानी देश में हाई स्पीड इंटरनेट के युग में आप आ चुके हैं। 4G को बाय बाय, 5G आ गया है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा है, कई लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया है। लोग सोचते थे कि तकनीकी गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तकनीकी हर घर तक पहुंच सकती है। डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभों के बारे में बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने डिजिटल डिवाइस की कीमत, कनेक्टिविटी, डेटा की कीमत और डिजिटल के विजन पर जोर दिया है। देश के 13 शहरों में 5G सेवा का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत की 21वीं सदी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 5G तकनीकी दूर संचार क्षेत्र में क्रांति लाएगी। ये डिजिटल इंडिया की सफलता है। ये देखकर खुशी हुई कि 5G के लॉन्च के ऐतिहासिक कार्यक्रम में गांव शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता बना रहेगा, बल्कि प्रौद्योगिकी के विकास में एक प्रमुख और वायरलेस प्रौद्योगिकी के डिजाइन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। भारत मोबाइल फ़ोन्स के निर्माण में दूसरे नंबर पर है और भारत मोबाइल फ़ोन का निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन सभी प्रयासों ने भारत में मोबाइल फ़ोन को सस्ता बना दिया है और अब 5G के युग में भारत की एंट्री हो चुकी है। वहीं हाई स्पीड इंटरनेट को कहीं ना कहीं एक तेज़ी को, आपको बता दें, 1 सेकंड में 3 GB, जी हाँ, 1 सेकंड में 3 GB नेट जो है वो डाउनलोड हो रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, भारत में 5G तो आ गई है, चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी खबर पाकिस्तान से निकल के आई है, जहां पाकिस्तान को टमाटर नसीब नहीं हो रहा है। जी हाँ, लेकिन भारत ने उसको एक और डिजिटल स्ट्राइक दे दी है। वो ये है कि शहबाज सरकार का ट्विटर हैंडल जो है भारत में बैन हो गया। भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर देश में बैन लगा दिया। ये अकाउंट लीगल डिमांड के आधार पर बैन किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई पहली स्ट्राइक नहीं है। ये अकाउंट पहले भी बैन कर दिया गया था, बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अकाउंट को जुलाई में बैन किया गया था, जब भारत ने कई पाकिस्तानी अकाउंट्स पर देश में प्रतिबंध लगाए थे। इस मामले में ट्विटर की ओर से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। ट्विटर की गाइडलाइन के मुताबिक ये सोशल मीडिया वेबसाइट वैध कानूनी डिमांड के आधार पर ऐसी कार्रवाई करता है। इन लीगल डिमांड में कोर्ट के आदेश, सरकार की ओर से मिली कोई गाइडलाइंस आदि शामिल हैं। इस साल जून में ट्विटर ने भारत में पाकिस्तान एम्बेसी, यूएन, टर्की, ईरान और मिस्र को भी बैन किया गया था। इसके बाद अगस्त में भारत ने 8 यूट्यूब बेस्ड
न्यूज़ चैनल को भी ब्लॉक कर दिया था। इनमें से एक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। इसके साथ सरकार ने एक फेसबुक चैनल जो फर्जी और भारत के खिलाफ कंटेंट चलाता था को भी बैन कर दिया गया था। लगातार पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक जारी है। एक और अपडेट, यूक्रेन के 4 इलाकों के रशिया में विलय से भड़का अमेरिका, 1000 रूसी नागरिकों को किया बैन। दोस्तों, दरअसल बाइडेन प्रशासन ने शुक्रवार को रूस के खिलाफ नए अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू किया। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन के इलाके में रूस के अवैध कब्जे के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करार दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अमेरिका की ओर से वे प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन रूस की इस एक्शन के खिलाफ मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे यूक्रेनी और पश्चिमी अधिकारियों ने रूस का नाजायज़ दावा करार दिया है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने एक प्रेस रिलीज के अनुसार ट्रेजरी और वाणिज्य विभाग ने रूस के अंदर या बाहर उन संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया जो रूस को उसके कथित विलय के राजनीतिक या आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा है कि यूएस ट्रेजरी ने रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर में 14 लोगों और रूस की विधायिका के 278 सदस्यों को वहां नकली जन्म संग्रह को लागू करने और संप्रभु यूक्रेनी क्षेत्र को मिलाने की कोशिश की। तो दोस्तों, 1000 अमेरिका भड़कते हुए 1000 रूसी नागरिकों को बैन कर दिया है। अमेरिका ने ये कड़ी कार्रवाई कर दी है। एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, भारत ने फिर दिखाई दोस्ती रूस से। यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग से हुआ गैर हाजिर। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किए गए उस मसौदे प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली जिनमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्र पर उसके कब्जे की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इनके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिनके कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया और 4 देश मतदान में शामिल नहीं हुए हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल कर दिया, जिसके बाद महीनों से जारी युद्ध में तनाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत यूक्रेन में हुए हालिया घटनाक्रमों से बेहद परेशान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मतदान में शामिल नहीं होने के बाद पैदा होने वाले मतभेदों और विवादों को सुलझाने का एकमात्र उपाय बातचीत है। मसौदा प्रस्ताव में रूस के जनमत संग्रह और यूक्रेन के इलाकों को रूस देश में शामिल करने से रोकना, हिंसा की तत्काल समाप्ति का आह्वान किया गया था। इस प्रस्ताव में मतदान में भारत, चीन, गब्रान और ब्राज़ील ने हिस्सा नहीं लिया। एक और अपडेट, रूस खिलाफ दागिस्तान में सड़कों पर उतर रहे मुसलमान। आखिर पुतिन ने क्या बोल दिया मुसलमानों को लेकर? एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में फंसता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर वहीं रूस के दागिस्तान से सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें रूस के मुसलमानों और पुलिस के बीच झड़पें चल रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के साथ साथ अब रूस में रह रहे मुसलमानों ने भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के मुसलमान व्लादिमीर पुतिन का विरोध कर रहे हैं। वहीं रूस दागिस्तान पर भारी दबाव क्यों बना रहा है? क्या रूस के इलाके दागिस्तान की पूरी कहानी समझिए। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के छोटे छोटे 21 गणराज्यों को मिलाकर रूस बना। इनमें क्रीमिया को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। इन्हीं में से एक है रिपब्लिक है दागिस्तान, जो रशियन मैप पर 8वें नंबर पर आता है। इतना छोटा सा देश, यूँ कहें कि रीजन है। अगर आप विश्व के मैप पर इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी मेहनत पड़ेगी। दागिस्तान एक छोटा सा देश है। दागिस्तान की एक तरफ कैंपियस सी है, वहीं नीचे की तरफ अजरबैजान और लेफ्ट की तरफ जॉर्जिया और ऊपर की तरफ चेचन्या है। तो रूस से अलग होने की एक लंबी लड़ाई है और पुतिन का वो आदेश जिसमें दागिस्तान के लोग सड़कों पे उतर गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ यूरोप और अमेरिका पर जमकर बरसे पुतिन। भाषण के दौरान भारत में विदेशी लूट का भी किया जिक्र। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को पश्चिमी के औपनिवेशिक नीति भारत और अफ्रीका में लूट,
दास व्यापार और अमेरिका द्वारा परमाणु एवं रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के बारे में याद दिलाया है। उनने इसके साथ ही पश्चिमी देशों की नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर जोर को अव्वल दर्जे का धोखा करार दिया है। उनके दोहरे मानक की निंदा की है। पुतिन ने ये टिप्पणी क्रेमलिन के नज़दीक सेंट जॉर्ज हॉल में शुक्रवार को किए गए औपचारिक भाषण में की है। उन्होंने ये भाषण यूक्रेन के बाकी 4 क्षेत्र लुहांस्क, दोनेत्स्क, खोर्सन और ज़ेपोरिज़िया में कथित जनमत संग्रह के कई दिनों बाद किए हैं, जिसे यूक्रेन और पश्चिम देश खारिज कर चुके हैं। तो दोस्तों लगातार जो है वो रूस पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, चीन की ऑकस के खिलाफ साजिश को भारत ने किया नाकाम, ऐसे हुई ड्रैगन की इंटरनेशनल बेइज्जती। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की वजह से अपने कदम पीछे लेने पड़े हैं। मामला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 4 दिवसीय महासभा में भारत की चतुर कूटनीति का। दरअसल चीन ने ऑकस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, जिस पर भारत के रवैये की वजह से वो पारित कराने में विफल रहा। भारत के स्पष्ट रवैये की वजह से कई देशों ने चीन के इस प्रस्ताव को खुले तौर पर विरोध किया। इसकी वजह से सम्मेलन के आखिरी दिन चीन को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां मुहैया कराने से संबंधित ऑकस समूह के खिलाफ ISI में अपना मसौदा प्रस्ताव दिया था। चीन ने 26 सितंबर से 30 सितंबर तक वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों के आम सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कराने की घोषणा की। ऑकस सुरक्षा साझेदारी की पिछली साल सितंबर में घोषणा की गई थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग अगली, जहां PFI के कई संदिग्धों को लेकर पूछताछ हुई जमकर, कुटाई तो उगल दिया एक सच। PFI के हिट लिस्ट में 5 RSS नेताओं का नाम मिलेगी, वाई श्रेणी सुरक्षा। केंद्रीय खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को हिटलिस्ट में केरला के 5 RSS नेता हैं। संभावित खतरे को भांपते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को इन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान देने की घोषणा की। सूत्र के अनुसार NIA की छापेमारी के दौरान केरला PIF सदस्य मोहम्मद बशीर के घर में एक सूची मिली, जिनमें कथित तौर पर PFI की रडार पर RSS के 5 नेताओं के नाम थे। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को जानकारी मिली है कि प्रतिबंध लगाने के बाद केरला के 5 RSS नेता PFI की हिट लिस्ट में थे। NIA ने मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को साझा की, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि इन 5 नेताओं को जो है वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। तो केरला के 5 RSS नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुका है लव जिहाद का अड्डा, छात्रा का धर्म परिवर्तन कर कराया गया निकाह, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। दोस्तों, अलीगढ़ शहर के शासनी गेट थाना क्षेत्र के महेंद्र नगर की AMU छात्रा और उनका प्रेमी मुंबई से पकड़ा गया। शुक्रवार को पुलिस टीम उनको अलीगढ़ लाई। खुलासा हुआ है कि छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उससे युवक ने निकाह किया। पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। छात्रा को 1 स्टॉप सेंटर में ठहराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि AMU आखिर कब तक देश विरोधी आतंकियों का अड्डा बना रहेगा। आखिर कब तक वहाँ आम हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ना मिलेगी और आम हिंदुओं को कब तक आखिर इस तरीके से जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं आखिर वो कब तक अपना निवाला बनाते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मौलानाओं और फर्जी मदरसों की आ गई है भरमार। कई मदरसे फर्जी पाए गए हैं, कई मदरसे जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इन मदरसों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मदरसों पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन मदरसों में कोई नहीं है। 5000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मदरसे अवैध घोषित हो गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन मदरसों का क्या होगा और इन मदरसों में आखिर रहने वाले लोग